पानीपत में कोरोना संक्रमण निरंतर जारी है। उसी बीच जाके महिपाल डांडा जी विधायक जी हैं, बार बार लाइव आकर के लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं। उसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई जो ये समस्याएं आ रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी बताई जाती है, कहीं पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बताई जाती है, उन सभी विषय पर बातचीत करेंगे और समाधान किस प्रकार निकलेगा ये चीज़ बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कई जगह समस्याएं आती हैं कि भाई रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ऑक्सीजन की कमी बताई जाती है। देखिए, पहले जितनी ऑक्सीजन हरियाणा प्रदेश को मिलती थी उस ऑक्सीजन में बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई है। स्टार्टिंग में तो 5-6 दिन हम लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई। लोग कहते थे कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की पूर्ति कराओ। पहले यहाँ पर 5 मीट्रिक टन हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती थी, अब 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। आधा टन ऑक्सीजन घरेलू सिलेंडर भरने के लिए भी आज पानीपत को मिलनी शुरू हो गई है। कल और परसों 2 दिन में और आज तीसरा दिन शुरू है। आज 3 दिन में कोई एक भी ऐसा फ़ोन हम लोगों को नहीं आया कि जिसमें वो कहे कि अभी ऑक्सीजन की कमी है। हॉस्पिटल में जितने बेड है, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे कोविड है चाहे नॉन कोविड है, सब हॉस्पिटलों को उनके बेडों के हिसाब से जितने बेड वहाँ पर कोविड के पेशेंट हैं उनको सबको ऑक्सीजन पूरी उपलब्ध करवा दी गई है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के बारे में पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी बातें आई कि कुछ लोग ब्लैक कर रहे हैं। सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेने के बाद ये तय किया कि जो भी कोई कोविड का पेशेंट है और उसको रेमडेसिविर लगना है तो रेमडेसिविर के लिए वो हॉस्पिटल से एक मेल डलवाएंगे और मेल डालकर वो सीएमओ, एडीसी साहब और 1-2 अधिकारियों की एक टीम बनाई और टीम बना के उन्होंने फैसला किया कि भाई जितना भी रेमडेसिविर अपने पास आता है, पानीपत का कोटा जितना आता है उसमें हम अपने सब पेशेंटों को देंगे और लगभग ऑलमोस्ट सभी पेशेंटों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध होता है। पहले ये ब्लैक वाली बात थी, अब नहीं। प्रदेश में 300 बेडों का जो हॉस्पिटल भी बन करके तैयार हो चुका है लगभग। आज उसकी इनॉग्रेशन का टाइम बताया जा रहा था, पोस्टपोन कर दिया गया है, क्या कहेंगे? अभी थोड़ी सी व्यवस्था खड़ी करने में यही था कि भाई 12-13 तारीख तक ये कवर हो जाएगा, हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। मगर अभी 300 बेड का नहीं, 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे बनने लग रहा है। उसमें थोड़ा बहुत काम में कमी थी तो इस करके थोड़ा उसमें 1-2 दिन वो डिले हो रहा होगा। विधायक जी, गांव के अंदर टेस्टिंग चली हुई है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, काफ़ी लोग जागरूक होकर के सामने भी आ रहे हैं, निरंतर अपने चेकअप भी करवा रहे हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग अभी भी संशय में है कि भाई वैक्सीन से ये हो जाता है या फिर टेस्टिंग करवाने से जो घबराते हैं? बड़ा दुखद बात है और कहते हुए शर्म आती है क्योंकि लोग तो अल्टीमेटली अपने ही हैं। 2-3 बातें। एक तो ये कि हम तो गांव में रहते हैं, गांव में कोरोना नहीं है, मगर हम लोग गांव से शहर आते हैं और शहर से कोरोना लेके गांव में चले जाते हैं। एक जगह बैठ के हुक्का पीना, ताश खेलना, वो लोग अपनी तो परवाह करते नहीं, अपने परिवार की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि परिवार के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, जान का खतरा उनके ऊपर बना हुआ है। मगर जो इस प्रकार का स्वाद लेने वाले लोग हैं उन लोगों की बदौलत आज एक बहुत बड़ा गंभीर संकट हमें लगता है कि वो खड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग बरसों ताश खेलते हुए हो गए, बरसों हुक्का पीते इकट्ठे हो गए, 1 महीने के लिए अगर आप इस चीज़ को छोड़ देंगे तो ये संकट हम लोगों से टल जाएगा। इसलिए अपनी परवाह भी करिए, अपने परिवार की परवाह भी करिए, अपने बच्चों का भी ख्याल करिए, अपने माँ बाप का ख्याल करिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करिए। ये बहुत भयंकर संक्रमण है और इस संक्रमण से बचने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रहकर और बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकल कर ही इस संक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी को हम लोग समाप्त करने में, इस चैन को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी हम लोगों को ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि हम लोग थोड़े से सचेत हों, थोड़े से जागरूक हों। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो फिर हम ही लोगों को गालियाँ मिलेगी कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार फेल है और हम लोग पास हैं। आप लोग जानबूझकर गलतियां करेंगे, आप पास हो जाएंगे,
सरकार व्यवस्था खड़ी करते करते भी इतने लोगों की जान को बचाने की कोशिश करते रहे। हमारे डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे। आप कल्पना करिए कि अल्टीमेटली वो भी इंसान है। अगर वो कहीं 5-6 घंटे के लिए चला जाता तो उसी 5-6 घंटे में अगर कोई पेशेंट आ जाता तो डॉक्टर को वापस फिर आना पड़ता है। डॉक्टरों का भी ख्याल करिए, स्टाफ नर्स का भी ख्याल करिए, अल्टीमेटली वो भी इंसान है। और ये महामारी इस तरीके से फैलेगी या इसका स्वरूप ऐसा होगा, इसकी कल्पना तो किसी ने की नहीं। और कल्पना कर भी लेते तो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने नियमों का पालन करना ही नहीं, तो हम लोग इस बीमारी का मुकाबला फिर कैसे कर पाएंगे। मैंने कड़वी बात तो ज़रूर कही है, मगर मैं निवेदन करता हूँ कि इसको अन्यथा ना ले और अन्यथा ना लेके अपने को इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने सावधानी बरती तो निश्चित तौर पर हम लोग इस कोरोना की चैन को तोड़ेंगे। कोरोना की चैन अगर एक बार टूट गई तो फिर ये खतरा हम लोगों से टल सकता है। अभी टीवी चैनल के माध्यम से DRDO की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, WHO की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी वेव की भी बात आ रही है। आप कल्पना करिए कि अगर हम लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो सेकंड वेव में ही हमारा ये हाल हुआ है, तो थर्ड वेव में हमारा क्या होगा, इसकी भी चिंता अपने आप हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब अपने आप करनी पड़ेगी, इसी पर 10 कमेंट आ जाएंगे, कहेंगे कि देखो जी ये तो अपने आप की बात कर रहे, सरकार क्या कर रही है। अरे भाई, जान तेरी है, शरीर तेरा है, सावधानी तुमने करनी है। अगर बीमार ज़बरदस्ती हो गए तो सरकार ने तो जो बंदोबस्त किए हैं उन बंदोबस्तों के आधार पर आपकी सेवा करेगी ही। मगर मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ये है कि हमें पूरा प्रिकॉशन करना पड़ेगा, पूरी संभाल अपने आप की स्वयं की करनी पड़ेगी और स्वयं ही करनी पड़ेगी। जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे हम अपने परिवार को नहीं बचा सकते। मेरा निवेदन ऐसे लोगों से जो सामूहिक रूप से एक कमरे में बैठते हैं, सामूहिक रूप से हुक्का पीते हैं, सामूहिक रूप से ताश खेलते हैं, या इस कालखंड में भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते, ज़बरदस्ती घर से बाहर निकलेंगे, ज़बरदस्ती हम लोग शॉपिंग की ज़रूरत भी नहीं है तो भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाएंगे। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। हमें ये उदाहरण प्रस्तुत करने बंद करने पड़ेंगे। हमें चैन से घर बैठना पड़ेगा ताकि हम लोग इस कोरोना की चैन को तोड़ सकें। विधायक जी, 2 सवाल हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि भाई जो हेल्पलाइन नंबर JJP या BJP ने जारी किए वो कभी बंद आते हैं, कभी उनको उठाया नहीं जाता, ऑलमोस्ट जाके उस पर बिजी ज़्यादा रहता है, क्या उसको नहीं करते? ऐसा नहीं है कि वो बंद रहते हैं, वो लगातार बहुत बिजी रहते हैं। दूसरी बात ये कि अब हम लोगों के सामने पहले ये दिक्कत थी कि हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में जो 120 बेड थे, वो 120 बेड और 500 बेड का हॉस्पिटल हमने NC कॉलेज में था जी। NC कॉलेज में उतनी व्यवस्था NC कॉलेज के संस्थापकों ने नहीं की। अब उसको सरकार अपने हाथ में ले रही है और जैसे ही वो अपने हाथ में आ जाएगा तो जो हम लोगों को ये सूचनाएं मिलती रहती है कि फ़लाँ हॉस्पिटल में 2 लाख का बेड है, फ़लाँ हॉस्पिटल में 70,000 का बेड है, फ़लाँ हॉस्पिटल में 50,000 रुपये लेके कर रहा है। फिर गैस ऑक्सीजन जो सिलेंडर मिलता है उसके लिए भी पेशेंट के पेरेंट्स को, उनके अटेंडेंट को हॉस्पिटल वाले परेशान करते हैं। अब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी और जिस दिन ये 500 बेड का सेना द्वारा जो हॉस्पिटल तैयार कराया जा रहा है रिफाइनरी में हमारा, इसके बनते ही तो लगभग सब प्रकार की जो कोविड के पेशेंट को जो इस महामारी में दुख झेलना पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हमारे पेशेंटों को इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली का पेशेंट अभी पानीपत में है, बहुत बड़ी संख्या में इधर उधर के जिसके भी रिलेटिव हैं, जिसका भी हिसाब लगा, जिसने भी अपने तरीके से हॉस्पिटल्स में जगह मिली है, ऐसे अटेंडेंट जो लोग हैं उनको बैठने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी, RSS ने भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती ने अपना लंगर की व्यवस्था भी चालू की है।
अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई अटेंडेंट बाहर का है और वो अभी होटल में कोई 2000, 4000, 5000 रुपये का रूम लेके रह रहा है, जी उसको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्यवस्था की है कि आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपको वहाँ पे भोजन भी मिलेगा, आपको वहाँ पे चाय पानी भी मिलेगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हम लोग नहीं आने दे रहे। जिन लोगों को हमने हॉस्पिटल में जाके बोला है, जिस हेल्प डेस्क की आप बात कर रहे हो नंबर की, हमने वहाँ के अटेंडेंटों को कहा है कि भाई आप लोग वहाँ पे आइए, वहाँ पे रहिए, किसी होटल में मत जाइए। दूसरा, एनसी कॉलेज के बाहर भी हम लोगों ने चाय पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की है। और ऐसे ही हम लोग जो 500 बेड का हॉस्पिटल, क्योंकि वो शहर से बाहर बन रहा है, तो हम लोग वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। समाज के लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि संकट की घड़ी में हम सिर्फ अपना ही ना देखें, हमें समाज के बाकी लोगों की का जो दुख है उसको भी जानना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कहूँगा कि इस काम के लिए आप लोग आगे आएँ। शहर के काफ़ी उद्योगपति सामने भी आए हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, कंटेनर्स के लिए भी पैसा इकट्ठा किया, वो भी आजकल में पहुंच गई है, पहुंच जाएगी, कल शायद आ गई है वो। जी अब ऐसे ही हम लोग, जो लोग अटेंडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम्स, जो पेशेंट हैं उनको जो खाना चाहिए, उसके लिए मैं समझता हूं कि जो सेवा भारती ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और हम लोगों ने मिलकर जो ये व्यवस्था खड़ी की है, ऐसी व्यवस्था या खुद खड़ा करें या उनके साथ मिलके उन लोगों की मदद के लिए आगे आए। ये वक्त है मदद के लिए आगे आने का, ये वक्त नहीं है छींटाकशी करने का, कमियां निकालने का, उल्टे पुल्टे ऊल जुलूल मैसेज छोड़ के अपने आप को बुद्धिमान साबित करने का वक्त नहीं है। ये वक्त कुछ करके दिखाने का है। जो कर रहे हैं, करते हुए लोगों के ऊपर भी एक साइबर अटैक हो जाता है, एक सोशल मीडिया का अटैक खड़ा हो जाता है कि अब निकल लिए और कुछ नहीं आएगा। तो जिसको पता ही नहीं है कि भी कौन आदमी क्या कर रहा है, उसके लिए भी लोग अनर्गल टीका टिप्पणी कर देते हैं, जो कि दुखद है। उससे जो समाज में ऐसे लोग काम करने में लगे हुए हैं, उनके हौसलों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके उनको निरुत्साहित ना करें। कोई भी व्यक्ति है जो भी छोटा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए अपनी एनर्जी लगाए। अपने दिमाग को उल्टी दिशा में ना ले जाके हमने सीधी दिशा में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन भी करना चाहिए। और उनको प्रोत्साहन करते करते अगर आपके पास वक्त निकल जाए तो उनके साथ सेवा में हाथ भी बढ़ाना चाहिए। सभी मिलकर इस महामारी का सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सब इसमें सफल होंगे। और अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये चैन टूटेगी नहीं, हमारे सामने और भी विकराल रूप धारण कर सकती है महामारी। विधायक जी, एक सवाल हो रहा है, जिससे कई लोगों के अनगढ़ आरोप लगाते रहते हैं लोग भी, जो जनप्रतिनिधि है वो फील्ड में नहीं निकल रहे, जनता की समस्या नहीं सुन रहे, और कुछ भाजपा के पार्षद है वो बार बार कह के विधायक लोग जो फ़ोन नहीं उठा रहे, इस बात को लेकर मुझे तो समझ में नहीं आया कि कौन नहीं निकल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं एक जगह गया और हमारे आदमियों ने फ़ोटो खींच के डाल दिया, तो उस पर इस प्रकार की टिप्पणियाँ आने लगी, आ गए निकल के मैदान में, आ गई शुद्ध। और ना निकले या ना कुछ इस तरह की पोस्ट वोस्ट डाले, कहाँ मर गए विधायक, कहाँ मर गया सांसद, कहाँ चले गए पार्षद। अब हम लोग अपने तरीके से, आज भी मैं 3 सेंटर पे जाके आया हूँ, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली। इसलिए नहीं डाली कि बिना वजह किसी बात को तुल देना ये भी अच्छी बात नहीं है। कहने वाला कहेगा, मगर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। रही बात फ़ोन नहीं उठाने वाली, कौन फ़ोन नहीं उठा रहा है? अगर हम लोग कहें कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा फ़ोन मेरे पास है, शायद ही कोई मिस कॉल जाती होगी, और जिसकी मिस कॉल भी चली जाती है हम लोग उसका उल्टा भी रिप्लाई करते हैं। और मान लीजिए अगर कोई आदमी माननीय प्रमोदवीर जी के बारे में बोले, तो प्रमोदवीर जी के घर में तो खुद अभी कल उनकी भाभी की 13वीं हुई है। ऐसा एक परिवार पर विपदा आन के पड़ी कि कोरोना में उनकी भाभी वो अपनी जान दे बैठी हैं, उनकी जान चली गई है, वो अब नहीं रही। उस दिवंगत आत्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए परमात्मा से कहूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे।
अब ऐसी परिस्थिति में आदमी ये कहे कि फ़ोन नहीं उठाया, फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि बहुत फ़ोन उठाए हैं, बहुत सारे फ़ोन उठे भी हैं। मैं समझ रहा हूँ 2-4-5 लोगों के फ़ोन मुझे भी इसी तरह क्या है, जब मैंने उनको बताया तो बोले उनको पता ही नहीं है कि कब किस वक्त किस प्रकार की बात करनी है। ऐसे लोगों का कोई बंदोबस्त नहीं है, वो चाहे आप कुछ भी कर लेना, सोने के बन जाना, उन्होंने पित्तल समझ के पिटाई करनी ही करनी है, ये उनका नियम है, उनकी आदत में शुमार है। लास्ट में जनता है, जो पानीपत की जनता है, प्रदेश की जनता है, क्योंकि उपाध्यक्ष आप हरियाणा प्रदेश के हैं, जनता से क्या अपील करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के? क्या वो अपने दिशा निर्देशों का पालन करें और किस प्रकार जो इस व्यवस्था को बना करके रखें? मैंने पहले भी कहा कि इस महामारी से अगर बचना है तो बचाने के लिए आपको कोई आदमी बाहर से नहीं आने वाला, हमें स्वयं सचेत होना पड़ेगा, स्वयं में जागना पड़ेगा और इस बोर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोरोना वरोना कुछ नहीं है, कोरोना में कुछ नहीं है, लोग टेस्टिंग नहीं करवा रहे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। पहले जब ये वैक्सीन लगाने का काम हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 से 32% वैक्सीन हमारी बेकार गई है, क्योंकि वो एक बार जब खुल जाती है तो उसको सारे को डालना पड़ता है जी। हमने हेल्थ सेंटर के लोग, डॉक्टर लोग जान जोखिम में डाल के वैक्सीन लगवाने के लिए जब गए, तब लोगों ने क्या मामला छेड़ दिया, कहने लगे ये तो मोदी जी जहर का टिक्का लगवा रहे। गांव में इस प्रकार का माहौल खड़ा हो गया। बिल्कुल। अब वो जहर का टिक्का लगवा रहे हैं क्या? कौन ऐसी सरकार है, कौन ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो इस प्रकार की अफवाहें फैला के लोगों की जान के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ की है, क्या कोई आदमी उनके बारे में भी बोलेगा क्या? अपनी कमी हम लोग नहीं देखेंगे और मैं किसी दूसरे की कमी निकाल भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि भाई इस प्रकार की बात सही है, कई लोग कहने लग जाते हैं कि जी देखो वैक्सीन लगवाई तो फलां की जान चली गई। अब 10,000 में से 4 जान गई है। उनको कोविड हुआ, लगने के तुरंत बाद होगा, उसका भी एक असर है और ये 80% या 85% से ऊपर इसमें काम करती है, तो ज़रूरी नहीं कि उस 85% में शामिल हो जी। अपनी अपनी बॉडी की अलग अलग तासीर है, अलग अलग बीमारियां हैं। उन बीमारियों के बीच में अगर कोरोना जैसा संक्रमण हमारे अंदर चला गया तो वो हो सकता है कि भाई उस पर वैक्सीनेशन भी काम ना आए, वैक्सीन भी उस पर काम ना कर पाए। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है, यह कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि जो मेडिसिन बहुत पहले वेरीफाई हो गई, बरसों से लग रही है, उसके लगने के बाद कोई आदमी अपनी जान नहीं दे सकता या उसकी जान नहीं जा सकती। मगर एक बड़ा हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन लगने से आदमी के 80% जो कोरोना का संक्रमण है वो ख़त्म हो जाता है, वो भयंकर रूप से उस बीमारी को नहीं पकड़ता। इसलिए स्वस्थ रहते हुए अपनी वैक्सीन कराएं, वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएं, मास्क लगा के रखें, सामूहिक रूप से बैठना बंद कर दें और दूसरा जिसका भी ऑक्सीजन लेवल 94 है, कम से कम ऐसे व्यक्ति घबराएं नहीं। अगर उसको कोरोना हुआ है वो अपने घर में आइसोलेट हो जाए और अपने अच्छे खान पान पर ध्यान रखे। जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम आ गया, 80 से कम आ गया, तो उसको ज़रूर अपने डॉक्टर से राय करनी चाहिए। एडमिट होना की ज़रूरत लगे तो एडमिट होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर से घर में रह के काम चल सकता तो उस पर काम चलाना चाहिए। और मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसको मजाक में मत लीजिए और इसका बचाव स्वयं करना पड़ेगा। मास्क सरकार लगाने नहीं आएगी। अगर मास्क लगा के आप नहीं चल रहे और पुलिस ने पकड़ लिया तो हमको गाली मिलती है। मेरे पास अभी भी कई फ़ोन आ जाते हैं, बिला कुछ नहीं आ रहा था, पुलिस वाला ने पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों पकड़ लिया? नुको है बिला मास्क नहीं लगा रहा, उसी के ऊपर थोपते हैं। अब बात को समझिए, बोलेंगे क्या कि नू कह रहा है कि मास्क नहीं लगा रहा। मैंने पूछा फिर तू लगा रहा है? बिला ना। मैं कहा फिर न्यू के कह रहा है, तू ये बोल भाई मैं मास्क नहीं लगा रहा। फिर भी सामने वाले के ऊपर अपनी जिम्मेवारी को टालना, हम कितने गंभीर हैं इस बात से आइडिया लगा लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना वो बहुत आसान है। और जो काम
बहुत आसान है, उसको करने में हम लोग अपनी बोर समझते हैं या उसको कठिनाई समझते हैं। ये बोर और कठिनाई इन दोनों के बीच में जो जाने जा रही हैं, ऐसी जो जाने जा रही हैं, उनके परिवार वालों से, उनके रिश्तेदारों से और समाज के हर व्यक्ति को मैं निवेदन करूंगा कि कुछ दिन, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कुछ दिन आप घर में रहें, कुछ दिन आप लोग मास्क लगाएं, कुछ दिन आप इस चैन को तोड़ने में अपनी देशभक्ति साबित करें कि मैं देश के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम तो सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मैं संक्रमित हूँ और मैं आपको टच करूँ, आपके संपर्क में आऊँ, आपके साथ खाना खाऊँ, आपको बताऊँ ही नहीं, टेस्ट कराऊँ नहीं, बोर में आ जाऊँ कि कोई कोरोना वरोना कुछ नहीं है, तो हम लोग मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अपराध ही कर रहे हैं और इस अपराध को करने से हम लोगों को बचना पड़ेगा। मेरी फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील कि सरकार ने जो कोरोना के नियम बनाए हैं, उन नियमों पर अगर एक बार आपने अपने आत्मबल से, शक्ति से अपने ऊपर ही लागू कर लिया तो शायद किसी की भी जान नहीं जाएगी और हम इस चैन को तोड़ के इस संकट से भी बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पानीपत ग्रामीण से विधायक है, जिन्होंने बार बार अपील आपसे की है, घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहे समय समय पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचे। बने रहे मेरे साथ, अपने सहयोगी बुद्धि राजा के साथ। मैं धर्मेंद्र इंसा।